हेलो एंड वेलकम टू होम्योपैथिक मेडिसिन अवार्ड। एम विराज गोयल। पहले हम आर्सेनिक, एथुजा, एकोनाइट ये सब मैंने करवा दिए मेडिसिन के वीडियोस, क्लिनिकली जो इम्पोर्टेंट होते हैं सिम्टम वो। मैंने एक करवाई है आर्सेनिक फुल होल बॉडी मेडिसिन मीन्स पॉलीक्रास मेडिसिन। आज हम दूसरी लेने जा रहे हैं सल्फर। मैं ऐसे ही सिम्टम कराऊंगा जो आपको क्लिनिक में लाइव पेशेंट में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सल्फर। सबसे पहले सल्फर इंट्रोडक्शन। सिनोनिम फ्लावर ऑफ सल्फर और ब्रिमस्टोन। ब्रिमस्टोन एक सल्फर का दूसरा नाम ही है। फिर सोर्स मिनरल किंगडम, प्रोवर एनिमेंसर। और ये सल्फर ग्रेट एंटीसोरिक मेडिसिन है। हमारे जैसे कि आयुर्वेदिक में वात पित्त और कफ होता है मेन सोर्स ऑफ डिजीज, वैसे होम्योपैथिक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के अनुसार रिमेंस ने 3 दिए 84 प्लस साइकोसिस जो हम हमारी वाइटल फोर्स को अफेक्ट करके डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। तो उसका सबसे मदर ऑफ ऑल मैजम सल्फर एंटीसोरिक मेडिसिन है जो ज़्यादातर स्किन इन्फेक्शन में काम आती है। बर्निंग इचिंग इज द की नोट ऑफ मेडिसिन। सल्फर पेशेंट को कहीं भी बर्निंग इचिंग हो सकती है, कहीं स्किन भले रैश हो, ओनली रैश हो, रेडिश रैश या रेडनेस भी नहीं हो, फिर भी इचिंग होती है, तब भी हम सल्फर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पर सल्फर के बाकी सिम्टम और सल्फर का ड्रग पिक्चर उस पेशेंट में होना चाहिए, तभी वो मेडिसिन काम करेगी। लीन वॉक स्टूपिंग लाइक ओल्ड मैन। सल्फर का पेशेंट बैठता कैसे? आम इंसान ऐसा कैसे भी बैठ सकता है, लेकिन सल्फर का पेशेंट उसको वो खुद एक महान होता है अपनी जगह, तो ऐसे बैठेगा, हाथ ऐसे रख के सोफे पे ऐसे अकड़ में बैठेगा सल्फर। और चलेगा तब भी एकदम स्ट्रेट नहीं रहेगा, थोड़ा सा झुका होगा, हाथ ऐसे, हाथ कोई बड़ा सा आदमी चला जाए ऐसे हाथ रखा हो, स्टूपिंग मीन्स थोड़ा सा झुका हुआ, एकदम स्ट्रेट नहीं होगा। फिर स्टैंडिंग इज मोस्ट अनकंफर्टेबल पोजीशन ऑफ सल्फर। मीन्स सल्फर कहीं भी ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। हालांकि सब पेशेंट में ऐसा नहीं दिखता, कोई भी जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई हो वो उसको ये सब होता है, लेकिन जवान हो, बच्चे हो, उसमें ऐसा नहीं होता, ज़्यादा तो देखने नहीं मिलता ऐसा। नर्वस टेम्परामेंट मीन्स नर्वस एंग्जियस टेम्परामेंट, चिंता वाला, नर्वस। हॉट पेशेंट मीन्स थर्मोस्टेट है, इसको गर्मी से अपनी तकलीफ बढ़ती है, हॉट पेशेंट है, और ठंडक से राहत मिलती है। स्क्रोफिलस डायथेसिस। अब माइंड मीन्स सल्फर पेशेंट होता कैसे, मेंटली कैसे होता है। फर्स्ट, रेवरेंस फॉर दोज अराउंड। अब रेवरेंस का मीनिंग क्या है? रेवरेंस એટલે કોઈ માન આપવું, किसी को मान देना। फिर चाहे वो कोई भी एज का हो, छोटा सा बच्चा होगा उसको भी मान दे के बोलेगा। जैसे कोई बच्चा मिलन है तो उसको ऐसा नहीं कहेगा अरे मिलन यहाँ, अरे मिलन भाई यहाँ आइए, तो ऐसे कोई भी एज का होगा उसको मान देगा सल्फर का पेशेंट, किसी को तोछड़ा से नहीं बोलेगा, तुच्छ नहीं कहेगा। फिर आता है डेल्यूजन वेल्थ, वेल मार्क सिम्टम और रूब्रिक ऑफ सल्फर की वेल्थ मीन्स उसका गेना, उसकी जो दौलत होती है वो, मतलब उसकी शोहरत, उसका मान। फिर ये वेल्थ किसी भी चीज़ की हो सकती है, उसके पास ज़्यादा पैसे उसकी उसको वेल्थ है कि उसको गर्व है। फिर उसके फैमिली मेम्बर उसको चाहते हैं, उसका मान रखते हैं, ये उसकी वेल्थ हो सकती है।
फिर कोई उसका रिलेटिव हो, उसका नज़दीकी मेंबर हो, वो उसकी वेल्थ हो सकती है, कोई भी हो सकती है। आपने कई लोगों को देखा होगा ऐसे बोलते हमारे पास वो वेलकम का नाना पाटेकर का डायलॉग है, मेरे पास सब है, मेरे पास सब है वाला वो नाना पाटेकर का डायलॉग है। मकान है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। ये सफर के पर्सन की मेंटालिटी है। उसके पास जो है, उसके पास सब कुछ है, उसको जो चाहिए हो, और यही उसकी वेल्थ होती है। फिर आते हैं डिल्यूजन एंड एविडेंस ऑफ एवरीथिंग। मीन्स मैंने अभी कहा वही, डिल्यूजन मीन्स उसको पास होता है, उसको लगता है मेरे पास जो है वो मेरे अकेले के लिए काफ़ी है और सबके लिए काफ़ी है, और है वो मुझे चाहिए उससे भी ज़्यादा है। ये उसका डिल्यूजन होता है। फिर आता है डिल्यूजन थिन इज गेटिंग। यह बाद में लेंगे, अभी लेते हैं फ्रीवलेस अर्थहीन चिंता। मीन्स अभी उसके पास वेल्थ है, अभी उसके पास सब कुछ है, लेकिन थोड़ी सी भी उसमें कमी हो गई तो उसको चिंता में, ये कमी क्यों हुई, कहाँ पे मैं रह गया, और अब आगे जाके और भी कमी हो जाएगी तो मेरा क्या होगा। ये चिंता अर्थहीन होने वाला नहीं है, तो उसको चिंता हो रही है। फिर आते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट आप सबने सुना है। सल्फर इंडिपेंडेंट का मूड कैसे होता है। सल्फर का इंडिपेंडेंट मीन्स वो अपने में खुश रहता है, उसको जो चाहिए वो कर सकता है, उसको जो नहीं करना वो नहीं करता है। फिर आता है इंडिपेंडेंट, और उसके बाद हम लेते हैं, हमने जो छोड़ा वो डिल्यूजन थिन इज गेटिंग। अब डिल्यूजन थिन इज गेटिंग मीन्स उसकी जो वेल्थ है, एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी पैसा, उसकी वेल्थ है, उसके पास बहुत पैसा, बंगला, गाड़ी है, सब कुछ है। थोड़े दिनों में एक गाड़ी उसकी बेचनी पड़ी, पैसे कम पड़ने लगे तो उसको चिंता होने लगी, फ्रीवलेस हो जाएगा कि अब अभी एक गाड़ी जैसी, फिर और भी कमी आएगी तो आगे मेरा क्या होगा। डिल्यूजन थिन इज गेटिंग, उसकी वेल्थ थिन हो रही है, उसके पास पैसा है वो कम हो रहा है। फिर आती है फियर ऑफ पॉवर्टी। इसके बाद उसके पास पहले पैसा था, अब कम होने रहा है, अब उसको चिंता होने लगेगी, डर होगा कि आगे जाके ये सब खत्म हो गया, मेरे पास कुछ पैसे नहीं रहे तो, और मैं गरीब हो जाऊंगा। गरीब, पॉवर्टी, फियर ऑफ पॉवर्टी। पहले सब कुछ था, बाद में कुछ नहीं रहेगा मेरे पास। फिर आता है डिल्यूजन वॉन्ट ही विल कम टू। ये इसके बाद ये आता है फियर ऑफ पॉवर्टी के बाद ये आता है डिल्यूजन वॉन्ट ही विल कम टू। मीन्स भविष्य में हमारे मांगू न पड़े कहीं, वॉन्ट मांगू चाहूँ, અત્યારેમાં આગળ પૈસા બધામાં આગળ પૈસા એ બધું ધીમે ધીમે ઓછું થાય, એને ચિંતા કે આગળ જઈને બધું ખતમ નહીં થઈ જાય, માંગવું નહીં પડે, કોઈની આગળ હાથ નહીં ફેલાવવા પડે, હાથ ફેલાવવા પડશે તો। હવે આવે मेंटल एग्जॉशन, डिजायर फॉर लिटरेरी वर्क। आपने सुना होगा, होम्योपैथिक स्टूडेंट हो, कि सल्फर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता है, लिखता है, सल्फर पेशेंट इंटेलिजेंट होता है। सल्फर पेशेंट कवि हो सकता है, लेखक हो सकता है, फिर पढ़ सकता है, वो पढ़ सकता है कविताएं, ग्रंथ पढ़ सकता है, कोई बड़ा आदमी हो सकता है सल्फर पेशेंट। उसको लिखने की और पढ़ने की बहुत आतुरता होती है, उसको अच्छा लगता है लिटरेरी वर्क। क्यूरियस, डिजायर फॉर मेडिकल बुक्स, एनसाइक्लोपीडिया। मीन्स इसमें भी यही है, उसको क्यूरियसिटी होती है, मुझे इसको ये है तो उसको ये क्यों हुआ, कोई भी चीज़ है तो ये क्यों हुई, कैसे हुई, इसका मतलब क्या है, सब कुछ वो क्यूरियस होता है, तुरंत के तुरंत वो देखने लगता है, उसको सब जानना होता है, सब चाहिए होता है, ये कैसे हुआ, क्या हुआ। इसलिए तो मेडिकल में सल्फर पेशेंट, मेडिकल और कोई भी बड़ी ब्रांच हो उसमें सल्फर पेशेंट जरूर मिलेंगे। जैसे पीएचडी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहे हैं, फिर वकालत है, वो सब में हमें सल्फर पेशेंट दिख सकते हैं। कि फिलोसफी वाले, कविताएं,
कवि है उन समय सल्फर पेशेंट मिल सकते हैं, क्योंकि उनको आतुरता ज़्यादा होती है, अब आगे क्या है, अब आगे क्या है। फिर आता है रीडिंग डिज़ायर, ये भी आएगी, उसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। रग्ड फिलोसोफर, ये हमारा कैंसर है सबसे अच्छा। इन सभी मैंने आगे कहे रूब्रिक, उन सबको एक में शामिल कर दिया कैंसर ने, रग्ड फिलोसोफर। फिलोसोफर मीन्स उसको जो ज्ञान है, उसने जो क्यूरियस होकर जो ज्ञान अर्जित किया है बुक पढ़ के, जो वो सबको बताएगा, अपने अंदर सीमित नहीं रखा, सबको बताएगा, सबको जानने की इच्छा होनी, सबका गुरु बन जाएगा। और फिलोसोफर में सबको बताएगा, सब कुछ बताएगा, कुछ भी कमी नहीं रखेगा, अपने पास है जो वो सब दे देगा। डायरेक्ट फिलोसोफर। और मेनिया फिलोसॉफिकल। फिर आते हैं थियराइजिंग, मीन्स सर्फेशन थियराइजिंग होता है। थियराइजिंग ऐसे कि उसको कोई भी बात पता चले और किसी ने उसको कुछ बात बताई तो उस पर रिसर्च शुरू कर देगा, उसको डीप से समझने की कोशिश करेगा, वो क्या है, कैसे वो, ये सब छोड़ेगा नहीं जब तक उसको पता नहीं चल जाता है वो उसका डीपली मीनिंग, तब तक वो उसे छोड़ेगा नहीं, उस चीज़ को उस पे ही रहता है, उस पे रहेगा सोचने में। अब आया इगोटिज्म। इगोटिज्म ये डिल्यूजन वेल्थ के साथ होता है। जब उसके पास बहुत पैसा होता है, उसके पास कार होती है, उसको ईगो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ईगो होगा। जैसे कि नक्सों का नेगेटिव ईगो होगा, उसका प्लेटिनस में उसका ईगो नेगेटिव होगा, इसमें ईगो पॉजिटिव है सल्फर का। क्योंकि सल्फर हमने पहले ही देखा, सल्फर की सबको मान देता है, किसी को भी गिराता नहीं है, अपमान नहीं करता, तो उसको जो सबको मान देता है उसको ईगो कहाँ से होगा। इसलिए सल्फर का ईगो ऐसा है कि उसके पास सब है तो सब मुझे मान दे, मैं सबको मान दे तो वो सब मुझे मान दे। जैसे कि ये नेटरम्यूर में भी आता है, लेकिन नेटरम्यूर में अलग सिम्टम, वो तब नेटरम्यूर कराऊंगा तब दिखाऊंगा। अब आते आगे रिलीजियस अफेक्शन टू ऑक्यूपाइड। अब सल्फर पेशेंट का हमने मेडिकल बुक्स में पढ़ा, इंसाइक्लोपीडिया वो पढ़ता है। सल्फर पेशेंट रिलीजियस में, वो कौन से धर्म में, उसमें भी उसका रुचि रहेगी, उसके बारे में जानने की। वो कौन से धर्म है, धर्म की शुरुआत कौन हुई, धर्म में कौन कौन भगवान है, भगवान का जन्म कब हुआ, इस गैलेक्सी का जन्म कब हुआ, कैसे चलती है, ये सब वो पता करने में लगेगा। इसीलिए तो रेगड उसको पढ़ने की इतनी आदत है, वो सब डीप में जानेगा। सबको कहीं को पूछता है हु मेड गॉड, ये कैंट ने बताया अपने फिलोसफी में कि सल्फर का रेगड फिलोसोफर का मेन है हु मेड गॉड, वो पूछेगा भगवान किसने बनाया। कई लोग ऐसे पूछते हैं और उसमें डीप रिसर्च करते हैं, सल्फर भी इसमें आता है। फिर केयरफुलनेस ऑफ अदर्स रिलेटिव्स एंड एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट। तो पहले लेते केयरफुलनेस। अब सल्फर के पास वेल्थ है, वो सबको मान देता है तो वो सबकी केयर भी करेगा। जो वो जिसको अपना धन देता है, अपने पास जो ज्ञान है वो दूसरों को देता है, तो उसकी भी केयर करेगा, उसको जो चाहिए वो देगा, जब चाहिए वो उसको देगा, जो चाहिए वो उसकी केयर करेगा। उसको कुछ हुआ तो वो उसके पीछे दौड़ेगा, केयर है उसकी। फिर वो उसके स्टूडेंट हो सकते हैं, उसके कलीग हो सकते हैं, उसके रिलेटिव्स हो सकते हैं। एंग्जाइटी अबाउट चिल्ड्रन, अब ये आएगा फियर ऑफ पॉवर्टी के साथ। पहले उसके पास डिल्यूजन वेल्थ था, पैसे थे, फिर ख़त्म होने लगे, और फिर पॉवर्टी का उसको भय आया। अब भय आए तो उसको एंग्जाइटी चिंता लगेगी कि मेरे पास सब कुछ, चिंता खत्म हो जाएगी तो जो लोग मुझ पे निर्भर है उसका क्या होगा। चिल्ड्रन जो उससे छोटा था, उससे छोटे उनका क्या होगा, मेरे पास ही कुछ नहीं रहेगा, मैं उसको क्या दूंगा। ये एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट। फिर और ये सब हो गया, पहले पैसा था, अब पैसा नहीं है, अब पैसा नहीं है उसकी वो चिंता होगा, और चिंता से उसको और डिजीज हो गए जो फिजिकल पे आएगा। यही होम्योपैथी है कि पहले उसको चिंता हुई मेंटल लेवल पे जो चिंता हुई उसकी बैड इफेक्ट है फिजिकल पे।
होम्योपैथी ऐसे ही काम करती है कि पहले फिर, और यही नियम है डिजीज का कि पहले मेंटल लेवल पे कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, वहाँ पे अगर चिंता एंग्जाइटी जो कुछ भी है उसको अगर क्योर नहीं किया तो फिर वो फिजिकल पे आएगी। अगर मेंटल लेवल पे उसको क्योर कर देते तो वो फिजिकल लेवल पे कभी आएगी ही नहीं डिजीज। तब मूंझवण उसको चिंता हुई, इसलिए एलिमेंट हो, मीन्स ये एलिमेंट हो गया एम्बेरसमेंट, मूंझवण, चिंता, जो उसके फिजिकल लेवल पे अब दिखाई देगी। होपफुलनेस मीन्स अपने जो बच्चे वो अपने बच्चे रिलेटिव से जो उस पर निर्भर है, जो ये व्यक्ति उसको पालता है, उन सबको कभी निराश नहीं होगा, खुद भी नहीं होगा, उनको भी निराश नहीं होगा, सबको बढ़ावा देगा। जैसे कि कोई पेशेंट आया, उसको बहुत क्रोनिक बीमारी है, सल्फर का पेशेंट है, उसको बहुत क्रोनिक बीमारी है, डॉक्टर कह रहा है कि ये अनक्योरेबल डिजीज है, फिर भी वो पेशेंट कहेगा आप ठीक कर दो, मैं आपके साथ हूँ, जो दवा लिखनी है, जब जो टाइम लगे मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे ठीक कर दो। सामने वाले को होप देता है हो जाएगा, इसलिए तो ये पॉजिटिव है सल्फर पेशेंट। और द किंग चाइल्ड, बच्चों में फिलोसोफर है, सब कुछ जानने की क्यूरियस रहता है, तो किंग होगा। सब बच्चों में वो अकेला खड़ा रहेगा, सामने, सबको ज्ञान देने के लिए, सबके लीडर रहने के लिए, किंग ऑफ चाइल्ड। फिर आता है बेनोलेंस जेनरस 2। बेनोलेंस मीन्स दानवीर। फियर ऑफ वेल्थ है, उसके पास पैसा, उसके पास जो कुछ भी है वो सबको देने की इच्छा रहेगा, इसलिए वो बड़ा, उसके सामने वो सबको देगा। दानवीर पैसे देगा, दानवीर कोई भी चीज में, फिर दानवीर पैसा हो, ज्ञान हो, जो हो। और कोई अगर उसके पास वो ज्ञान नहीं है, जैसे किसने कोई क्वेश्चन पूछा, उसके पास उसका आंसर नहीं है, तो वो उस प्रश्न को डीप तक समझेगा, फिर जानेगा, फिर उसको जवाब देगा। ऐसा नहीं कि वो उसको छोड़ देगा, जाओ किसी को पूछो, वो अपने खुद पे लेगा, खुद सोचेगा, खुद आंसर देगा। और अगर किसी ने पैसा मांगा, उसके पास अभी नहीं है, तो खुद किसी से सहायता लेके उसके पास से पैसे लेके इसको देगा, लेकिन देगा, किसी को ना नहीं कहेगा। ये दानवीर है सल्फर, इस तरह से। अब बात मेंटल लेवल पे आपको पता चल गया सल्फर का डिजीज कैसे होता है। पहले फियर हो, पहले आता है डिल्यूजन वेल्थ हुई, उसके बाद एंग्जाइटी, फिर फियर ऑफ पॉवर्टी। હવે ફિયર ઓફ પોવર્ટી થઈ ગઈ, પછી એમ્બેડન્સ, મૂંઝવણ થઈ, एंग्जाइटी एलिमेंट्स एविडेंस। अब वो फिजिकल लेवल पे आएगा। अब फिजिकल लेवल पे क्लिनिकली आपको पेशेंट कैसे दिखेगा, जब मेंटल उसके फिजिकल सिम्टम आएंगे तब। कांस्टेंट हीट ऑन टॉप ऑफ हेड, मीन्स सिर गर्म रहेगा, भले ही कौन सा भी मौसम हो, सर्दी हो, जैसी भी शरीर, पहले पूरा बदन ठंडा, उसका सिर गर्म ही रहेगा, क्योंकि वो फिलोसोफी, उसको मन में कई सारे विचार आते रहते, इसलिए यहाँ पे हीट ही रहेगी, यहाँ पे कभी कोल्ड नहीं रहेगा उसका। ये फिजिकल सिम्टम है। हैवीनेस ऑन टेम्पल्स, ज़्यादातर साइंस में सोचने की क्षमता और सोचना सब यहाँ से होता है, सोचने का, तो उसको इतनी चिंता होती है, उतना वो मेंटली विचारता है कि उसको प्रेशर जैसा महसूस होता है टेम्पल्स पे, यहाँ पे अंदर। फिर स्कार्फ ड्राई, सेंसिटिव, फॉलिंग हेयर, इचिंग, स्क्रैचिंग एंड कॉजेस बर्निंग। अब स्कार्फ ड्राई मीन्स स्कार्फ मीन्स सिर का ऊपर के बाल के नीचे की चमड़ी होती है वो, ड्राई सूखी, सेंसिटिव मीन्स जरा भी टच करेंगे तो उसको पेन होगा, फॉलिंग ऑफ हेयर। फिर इसमें नहीं लिखा, लेकिन सल्फर को वो डेंड्रफ की कंप्लेन भी रहती है ड्राई स्कार्फ की वजह से। फिर यह सल्फर का पिक्यूलर है कि उसको जब स्कार्फ में ड्राइनेस है, सेंसिटिव है, तो इचिंग होके जनरस ड्राई है, जब इचिंग करेगा तो उसको फॉली जैसा स्कार्फ होगा, अगर वो उसको इचिंग करेगा
खुजवाएगा तो वो वहाँ से ब्लीडिंग होगा, जब तब तक खुजवाएगा जब तक उसका बर्निंग नहीं होना चाहिए। बर्निंग चालू हो तब तक खुजाता है। फिर बर्निंग इन आइस, बर्निंग मेन पिक्यूलर है। बर्निंग इन आइस, आँख गर्म, जैसे कि टॉप ऑफ हेड गर्म रहता है वैसे उसकी आँख भी गर्म रहती है। विजिंग इन ईयर, कान में विजिंग मीन्स कुछ झुनझुना बज रहा हो, ऐसा विजिंग साउंड आता है ईयर से, ऐसा। फिर डिफरेंट प्रेसिड बाय एक्सीडिंगली सेंसिटिव हियरिंग, मीन्स उसको ज़्यादातर डिफरेंस नहीं रहती, लेकिन अचानक कोई भी तुरंत आवाज आए ज़्यादा तो उसको डिफरेंस जैसा लगता है। नो स्टफ्ड अप इंडोर्स, अब सर्दी में आते हैं। नो स्टफ्ड अप नोज, उसको जब सर्दी होती है तो सबको सर्दी में रनिंग नोज होता है, लेकिन इसका पिक्यूलर है कि अगर बाहर में जाएगा तो उसको सर्दी रहेगी ओपन एयर में। नाक बहता रहेगा तो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर आएगा वॉर्म में तो उसको नाक बंद हो जाएगा, सर्दी जो पानी निकल रहा था वो बंद हो जाएगा, नाक स्टॉप हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा उससे। इमेजिनरी फाउल स्मेल, ये सल्फर में ज़्यादातर दिखाई देता है क्लिनिकली, आपको ढूंढना आए तो। सल्फर को कभी भी कहीं भी सुगंध नहीं आ रहा है तो भी उसे ऐसा लगता है यहाँ पे किसी खाने की सुगंध है, भले ही वहाँ पे कुछ नहीं पक रहा हो सुनसान, फिर भी उसको ऐसा लगा नहीं यहाँ से कोई सुगंध आ रही है, ऐसा कोई भी स्मेल आ रही है। क्रोनिक ड्राई कैटरेक्ट, अब आते हैं फेस लिप्स, उसकी बर्निंग है तो उसकी लिप्स ब्लैक, ड्राई, रेड, ब्लैक ज़्यादातर नहीं होती, रेडिश होती है और ड्राई होती है लिप्स। फिर बिटर टेस्ट इन माउथ इन मॉर्निंग, ये भी सल्फर का पिक्यूलर है, अगर पेशेंट आपको बोले तो सबसे अच्छा मिल जाएगा सल्फर चूज करने। सल्फर को सुबह सुबह भले वो कितना भी माउथ उसका ले, ब्रेकफास्ट कर ले, उसको माउथ में बिटरनेस ही रहती है सुबह, ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी सी होती है, लेकिन बिटर टेस्ट उसको सुबह लगता है। वाइट टंग विथ रेड टिप इन बॉर्डर, वाइट टंग मीन्स मिडल में उसको वाइट रहेगी, मिडल वाइट कोटिंग हो जाएगी सल्फर में, लेकिन साइड का जो है टंग के आगे का जो वहाँ पे लाल लाल हो जाएगा, लाल रेड टंग हो जाएगी टिप पे, टिप की बॉर्डर, साइड बॉर्डर रेडनेस। स्प्लिंट एंड थ्रोट एज इफ एयर, अब वो कफ जब खांसेगा अथवा तो ऐसे ही बैठा है उसको कोल्ड कफ है, कफ भी नहीं कोल्ड है, उसको थ्रोट में ऐसा लगेगा यहाँ पे कुछ हेयर है, प्लग है, कुछ ऐसा है जो मैं इरिटेट कर रहा है मैं थ्रोट को, और फिर कफ हो रहा है, उससे ऐसा लगेगा, और यही सिम्टम है सल्फर का। कंप्लेन लॉस ऑफ और एक्सेसिव एपेटाइट, मीन्स एक्सेसिव एपेटाइट और लॉस ऑफ एपेटाइट। सल्फर, अभी एक इसके बाद का सिम्टम देख लेते हैं पहले। कम ड्रिंकिंग मच लिक्विड दैन फूड, मीन्स ये कई माएँ अपने बेटे के बारे में ऐसा कहती है कि ये जितना खाता है उससे ज़्यादा पानी पीता है और पानी पी जाता है, इससे ये खा नहीं सकता ज़्यादा। सल्फर के पेशेंट में पिक्यूलर मिलता है, वो खाता नहीं है, ज़्यादा पीता है, और इसीलिए इसको सल्फर को 11 सुबह दोपहर के 11 बजे के आसपास, 11 से 12 के आसपास इसको भूख लगी जाती है, जितना भी हो सुबह खाए उसको 11, हम लोग नॉर्मल ब्रेकफास्ट 7 से 8 बजे करते हैं जनरली, तो उसको 11-12 के बजे आसपास रेगुलर उसको भूख लगती है। और ये आपने कई माओ को ये भी कहते हुए सुना होगा कि उसके बच्चे खाता है तो कभी कभी थोड़ा ही खाता है, और भूख लगे तो कितना भी खाए उसको पता ही नहीं चलता खा जाता है कितना हो। एक्सेसिव और कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट। फिर फूड टेस्ट टू सॉल्टी, मिल्क डिसएग्री, डिजायर फॉर क्रेव स्वीट, ये एक पिक्यूलर है, डिजायर क्रेव फॉर स्वीट, इसमें थोड़ी सी मेडिसिन है जैसे कि कैलकेरिया कार्ब है सल्फर के बाद, और लाइकोपोडियम है, तीनों एंटीसोरिक, तीनों में है
desire or craves for sweet. Acidity, sore, irritation. अब इसमें यह सब तो जनरल फिजिकल सिम्टम, इसमें तो कुछ समझने का होता नहीं, इसलिए सीधा बोल रहा हूँ. मस्ट हैव समथिंग ईट अराउंड 11 AM. मैंने कहा वही सुबह कितने भी ब्रेकफास्ट करो उसको 11-12 बजे आसपास उसको भूख लगती है. वेरी सेंसिटिव एंड प्रेशर इन एब्डोमेन. मीन्स खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले कभी भी उसको जनरल खाना खाने के बाद ही होता है प्रेशर ऑन एब्डोमेन. मीन्स अंदर से कोई बाहर प्रेशर दे रहा हो, ज़्यादा खाना खा लिया उसकी वजह से, ये होता है प्रेशर इन एब्डोमेन. और वेरी सेंसिटिव मीन्स टच करेगा फिर तो ज़्यादा प्रेशर इन एब्डोमेन लगेगा उसका. इचिंग एंड बर्निंग इन एनस और मॉर्निंग पेनलेस डायरिया. ये मॉर्निंग पेनलेस डायरिया कई लोगों में दिखता है लेकिन वो बोलते नहीं, वो बता नहीं पाते, तो आप उसके पास वो सिम्टम निकाल नहीं पाते. पर यह मॉर्निंग डायरिया होता ही है पेनलेस सल्फर में. और इचिंग एंड बर्निंग इन एनस, ये कभी कभी होता है जब उसको ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाए, ऐसे बेल्चिंग, मिक्चुरेशन इंक्रीज एट नाइट. सल्फर की ज़्यादातर मोस्ट कमनेस नेट में शुरू होती है, नेट में ही होती है. स्टिचेस इन पेनिस, ये इमिशन के बाद, यूरिनेशन के बाद, जब भी स्टिचिंग इन पेनिस मीन्स पेनिस के आगे भाग में लांस पेनिस में ज़्यादातर हो सकता है. बर्निंग पेन, बर्निंग एंड स्टिचिंग में अंदर कुछ खुच रहा हो ऐसा, या फिर पूरा बर्न ग्लास पेनिस बर्निंग जैसा लगता है, बर्निंग. और इनवॉलंटरी एमिशन, बर्निंग इन वजाइना, ये सब बर्निंग के है. बर्निंग इन चेस्ट, डिफिकल्ट टू रेस्पिरेशन, वांट विंडो ओपन. अब ये एक और में है नेट्रम्यूर को भी ओपन है में अच्छा लगता है जब उसको नाक बंद हो जाती है तब. सल्फर में भी है डिफिकल्ट टू रेस्पिरेशन, वांट टू विंडो ओपन. मीन्स घर बंद हो तो वो उसको सांस में तकलीफ होती है, घर के सारे दरवाजे खिड़कियाँ खुली रखेंगे. एफोनिया, लूज कफ इन मॉर्निंग, ग्रीन सिटीज मेकस. फिर हार्ट फील टू लार्ज इन पल्पिटेशन, ये भी एंग्जाइटी के साथ जुड़ा है. हार्ट फील टू लार्ज, जब वो कोई भी ज़्यादा काम कर लेगा, थक जाएगा और आराम के लिए जाएगा, इसको एग्राशन फ्रॉम रेस्ट भी है सल्फर को. तो वो जब आराम के लिए जाएगा तब वो शांति से सो जाएगा, उसको लगेगा उसका हार्ट बड़ा हो गया है. वहाँ पे वो टच करेगा तो उसको, हम स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट सुनते हैं, उसको स्टेथोस्कोप के बिना ज़्यादा आवाज़ के साथ उसको हार्ट बीट सुनाई देगी. फिर आता है स्टिफनेस ऑफ नेप ऑफ नेक. ये भी कई पेशेंट में दिखाई देता है लेकिन सिर्फ में थोड़ा ज़्यादा. स्टिफ नेप ऑफ नेक मीन्स यहाँ पीछे की साइड, यहाँ पे उसको ज़्यादातर बैठ एक सीधा बैठा रहेगा बहुत टाइम के लिए, तो तब भी उसको नेप ऑफ नेक में यहाँ पे स्टिफनेस हो सकती है ऐसे. ट्रेम्बलिंग हैंड्स, हॉट स्वेटी हैंड्स, ये सिलिसिया में भी आएगा, नेट्रम्यूर में भी है और सल्फर में भी है. हॉट स्वेटी हैंड्स, उसको कहीं भी, पहले तो सल्फर को पर्सपिरेशन कम होता है इसलिए उसकी स्किन ड्राई रहती है. पहले पूरी बॉडी पे स्वेटिंग उसकी कम हो, लेकिन पाँव उसकी कभी भी ड्राई नहीं रहेगी, वो स्वेटी रहेगी, पर्सपिरेटिंग ही रहेगी उसकी पाँव. यह सल्फर का पिकुलर है. सिलिसिया में भी है लेकिन सिलिसिया में पाम और हैंड दोनों है, लेकिन सल्फर में सोल ड्राई रहेगी लेकिन ओनली पाम ही से पर्सपिरेटिंग रहेगी. कैशनल स्लीप, विविड ड्रीम और टॉक्स जस्ट टीचिंग ड्यूरिंग स्लीप. विविड ड्रीम्स मीन्स उसको कोई भी ड्रीम, कोई रिलेटेड ड्रीम नहीं होगा, हर बार अलग अलग विविड ड्रीम्स. कैशनल स्लीप, ये आपने कई लोगों से सुना होगा. कैशनल स्लीप, सोता है उसकी आंखें बंद हो लेकिन जरा से भी आवाज़ आएगी तो तुरंत जग जाएगा, ये कैशनल स्लीप. टॉक्स जस्ट ट्विच ड्यूरिंग स्लीप मीन्स वो सोता रहेगा तो उसकी ड्रीम्स की वजह से और एंग्जाइटी की वजह से उसके हाथ कभी खींचेंगे, कभी पैर ऐसे खींचेंगे, उसको पता नहीं चलेगा, आपको अपने आप को ट्विचिंग होता है.
ऐसा ही नक्सुमी का, लेकिन नक्सुमी स्लिप में जाते समय होता है, सोते समय। इसको स्लिप में होता है सल्फर को। फिर पिंपली बर्निंग इरप्शन, फेस पे पिंपली बर्निंग। अब कैरेक्टरिस्टिक मैंने फिजिकल सिम्टम्स तो आपको बता दिए, मेंटल भी बता दिए, और एक रह गया, थोड़े से रह गए फिजिकल में। रूमेटिक पेन इन लेफ्ट शोल्डर। अब लेफ्ट साइड है, आपने कहीं सुना हो, देखा हो, कोई नहीं। सल्फर लेफ्ट साइड मेडिसिन है, क्योंकि ये हार्ट से केयरफुलनेस है, इसलिए वो हार्ट की तरफ से लेफ्ट साइड से वो अफेक्ट करेगी। इसलिए इसको लेफ्ट साइड हैंड ट्रेमलिंग हो सकता है, लेफ्ट साइड रूमेटिक पेन हैंड हो सकता है, नी हो सकता है। ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड ही हो, कहीं भी हो, लेकिन उसको अगर पेशेंट को पता हो कि कहाँ से शुरू है तो हम कह सकते हैं इसको लेफ्ट साइड हो रहा है। बर्निंग सो इन नाइट, स्टिफनेस ऑफ नी एंड एंकल। कई लोगों सल्फर ज़्यादातर फीमेल की नहीं, मेल की मेडिसिन है सल्फर, इसलिए ज़्यादातर बूढ़े व्यक्ति में देखोगे मेल्स में, तो वो जब नी या एंकल के स्टिफनेस की दुख रहा है, स्वेलिंग के बिना चल नहीं पा रहे, तो वहाँ पे आप सल्फर सोच सकते हैं। रेस्टॉक्स अगर काम नहीं कर रही है ज़्यादा, तो रेस्टॉक्स और ब्रेन ये काम नहीं करेगा। फिर अब आता है इसकी कंप्लेंट कब बढ़ती है, कब घटती है। तो सल्फर पेशेंट, मैंने पहले कहा, रेस्ट से बढ़ती है। सल्फर की सभी नाइट में सबकी सभी कंप्लेंट बढ़ती है सल्फर की। फिर वार्मथ ऑफ बेड, सोते समय बेड में से जो गर्मी है, बेड की गर्मी, उससे उसकी बैक की प्रॉब्लम हो बढ़ सकती है। फिर वॉशिंग और बाथिंग, आपने कई लोगों ने सुना होगा, होम्योपैथिक स्टूडेंट सल्फर के पेशेंट नहाना नहीं चाहते, क्यों? ये एक रीज़न हो सकता है। उसके कोई भी स्किन इफेक्ट हो, उसके ऊपर अगर वो पानी डालेगा तो उसको इचिंग ज़्यादा शुरू हो जाएगी, बर्निंग हो जाएगी, इसलिए उसको वॉश करने से, वहाँ पे कुछ पानी लगाने से भी डरता है। बाथिंग मॉर्निंग एंड नाइट, बेटर इन वार्म वेदर, ड्राइंग अप अफेक्टेड पार्ट। मीन्स अगर उसको लेफ्ट आर्म में दर्द है, अगर वो इसको ऐसे एक्सरसाइज करेगा ऊपर नीचे, तो उसको आराम लगेगा। एंड बेटर बैक राइट साइड लाइंग, अगर उसको लेफ्ट साइड अफेक्टेड है, उसको दुख रहा है, तो लेफ्ट साइड नहीं सोएगा, राइट साइड उसको अच्छा लगेगा। अब आते हैं, मैंने आपको ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक दिखा दिया, मेंटल सिम्टम्स किए गए। अब आते हैं सल्फर मेडिसिन थेरापिटिकली कब दे सकते हैं। तो थेरापिटिक हम स्किन कंप्लेंट, सपुरेशन भी हो सकता है, सपुरेशन भी हो तब भी हम स्किन कंप्लेंट में, अगर उसके साथ सपुरेशन के साथ बर्निंग इचिंग हो स्किन की, तब हम सल्फर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर उसके ज़्यादा फिजिकल सिम्टम्स मैच हुए तो फिजिकल पर्टिकुलर, ओनली फिजिकल नहीं। फिर स्किन इन्फेक्शन, हमने इचिंग बर्निंग का हुआ, रेसिस है, वो स्किन रेसिस में दे सकते हैं, बर्निंग पिंपल्स में दे सकते हैं। फिर गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी हो, जो जिसमें बर्निंग पेन हो सकता है, आर्सेनिक से अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो हम सल्फर इंडिकेशन कर सकते हैं। फिर पिंपल्स में, डैंड्रफ में, हेयर फॉल में, इसमें भी हम सल्फर का यूज़ कर सकते हैं। ये सब में जनरल नॉर्मल क्लिनिकल यूज बता रहा हूँ, थेरापिटिक पर्टिकुलर डिजीज के नहीं बता रहा हूँ। अब आते हैं इसके रिलेशन पे, सल्फर कब और कैसे देनी चाहिए। सल्फर हम ज़्यादातर 30, 200 और 1 में यूज़ करते हैं। अगर मेंटल आपको पिक्यूलर मिलते हैं कि ये सल्फर का हाई पेशेंट है, अगर आपको मिलता है तो आप 1 में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको उतना परफेक्ट नहीं है तो आप 30 और 200 में आप उसका प्रिस्क्राइब करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स सल्फर की अगर सब हमने फर्स्ट डोज दिया, उसकी एक्शन दिखाई भी दी, लेकिन कुछ दिनों के बाद स्टॉप हो गया, आगे दिखाई नहीं दे रहे, तो उसको रिपीट डोज सल्फर का नहीं करेंगे, उसकी कॉम्प्लीमेंट देंगे, जिससे उसकी
बट जिससे उसकी सिम्टम है अथवा उसकी एक्शन है वो बढ़े, उसको एक्सेलरेट करे। जैसे एकोनाइट, आर्सेनिक आल्बे, नक्सोमिक और सोरानिन, ये 4 मेडिसिन ये सल्फर की एक्शन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन चारों में से कौन सी देनी वो पेशेंट के सिम्टोमेटोलॉजी के ऊपर डिपेंड होता है। फॉलो वेल मीन्स सल्फर किस किस मेडिसिन के बाद अच्छी काम करेगी। नाइट्रिक एसिड देने के बाद अगर ठीक नहीं हो रहा बर्निंग इचिंग तो हम सल्फर दे सकते हैं। एपिस मेल के बाद बर्निंग, हमने देखा पेनिस में बर्निंग है सल्फर, जैसे एपिस में भी मिक्सचरेशन के बाद होती है। तो अगर उसमें से ज़्यादा ठीक नहीं हो रहा तो हम सल्फर दे के उसको ठीक कर सकते हैं। आर्सेनिक है, बेलाडोना है, ब्रायोनिया, कैल्केरिया, कार्बोवेट, ग्रेफाइटिस, पॉसिटेरा, रस्टॉक्स और सेपिया, इन सब के बाद हम सल्फर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन किसके बाद हम सल्फर के बाद हम किसको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो उसका एंटीडोट हो जाएगा। सल्फर नक्सोमिका के बाद हम सल्फर दे सकते हैं और एंटीडोट भी नक्सोमिका ही है सल्फर का। इसलिए जब हम कॉम्प्लीमेंट्री देखेंगे तो उसमें भी नक्सोमिका है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री हम सिम्टोमेटोलॉजी के ऊपर जाएंगे तो नक्सोमिका प्रिस्क्राइब करने उसकी एक्शन बढ़ेगी। लेकिन अगर वो सिम्टोमेटोलॉजी मैच नहीं हो रहे फिर भी आपने नक्सोमिका दी तो वो एंटीडोट हो जाएगी सल्फर की। फिर आते हैं पल्सेटिला, रस्टॉक्स, सिलिसिया और कैमोमिला। रस्टॉक्स फॉलो वेल में भी मीन्स रस्टॉक्स के बाद हम सल्फर दे सकते, सल्फर के बाद हम रस्टॉक्स नहीं दे सकते। अगर सल्फर के बाद हम रस्टॉक्स दी तो एंटीडोट हो जाएगी। अब आते हैं ड्यूरेशन। ऐसा नहीं है कि ड्यूरेशन है 40 to 60 विलियम बोरिक सर का, लेकिन ऐसा नहीं कि 40 to 60 डेज ही लगते हैं। अगर आपकी पिकुलरिटी है और डोज आपने पोटेंशियल सही से रखी तो उसको कुछ ही दिनों में फर्क शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको फर्स्ट डोज परफेक्ट आपको मेडिसिन, अगर आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको 40 to 60 डेज का वेटिंग रखना पड़ेगा उसको, इसको और कितनी एज में इंक्रीज हो रही है वो देखने के लिए। तो थैंक यू, ये मैंने क्लिनिकल सल्फर का आपको बता दिए। और आगे भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन वर्ल्ड में और भी कई ऐसी पॉलीक्रास मेडिसिन लेके आऊँगा जो आपको क्लिनिकली पेशेंट को देखने में काम आएगी। थैंक यू। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और अगर अपने होम्योपैथिक स्टूडेंट हो या अपने होम्योपैथिक फ्रेंड्स हो उसको भी भेजिए ताकि उसको भी सल्फर पेशेंट के बारे में पता चले क्लिनिकली। थैंक यू।